बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें, ये हम सब का फ़र्ज़ भी बनता है। जी जनाब, आज साल दवम मुतालिया पाकिस्तान का आपके सामने है जी। बाब नंबर 6, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सकाफत, इस सिलसिले का तीसरा और आखिरी लेक्चर इस सबक का, जिसमें हमें देखना है पाकिस्तानी सकाफत की खसूसियात। अजीज तलबा, जब हम पाकिस्तानी सकाफत की बात करते हैं तो दरअसल हम इनडायरेक्ट बिलवास्ता इस्लामी सकाफत की बात कर रहे होते हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, इस्लाम का किला है, बनाया भी इसलिए गया था ताकि इस्लाम के असूलों को बेहतर और अमली तौर पर दुनिया के सामने पेश किया जा सके। लिहाजा जब हम पाकिस्तानी सकाफत की बात करते हैं तो उस पे हमें इस्लामी छाप साफ और वाज़ेह तौर पे नजर आती है। सकाफत क्या है ये हम तफसील से बात कर चुके। मुख्तसर से दोहरा दूं, किसी कौम के अफराद का रवैया, रहन सहन का तरीका, लिबास, अंदाज़े गुफ्तगू, रसूमात, इन सब को मिलाकर हम सकाफत का नाम देते हैं। तो जब हम पाकिस्तानी सकाफत की बात करेंगे तो जाहिर है वो इलाके जिन पर पाकिस्तान मुश्तमिल है उसकी सकाफत की बात होगी, जिस पे वाज़ेह तौर पर हमें इस्लाम की छाप नजर आती है। शुरू करते हैं जी। पाकिस्तानी सकाफत के 10 नुमाया पहलू आपकी किताब में बताए गए। हमने वो 10 तरतीब से लिखे, सफ़ा नंबर 95 से। सबसे पहला पहलू है जी मखलूत साफ, यानी जिसको आपको कल्चर कह लें। ये कोई एक सकाफत नहीं है। अजीज तलबा, आप जानते हैं, पहली बात अगर पाकिस्तान की बात करें तो 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। हर एक की अपनी अपनी जुदागाना सकाफत है। अगर एक पंजाबी हो, आपको दूर से पता चल जाएगा पंजाबी है, सिंधी, बलोची, पख्तून दूर से नजर आ जाएगा। ये तो यानी पाकिस्तानी सकाफत मुख्तलिफ इलाकाई सकाफतों, सूबाई सकाफतों का एक मिक्सचर कह लें, एक अमेज़ा कह लें। एक तो ये बात। दूसरी ये बात, पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें। जब हम इकट्ठे थे, हिंदुस्तान था, तो यहाँ मुसलमानों की हुकूमत रही, सदियों तक रही। इसके बाद यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत रही, तो उनके असरात भी हैं। यानी पाकिस्तानी सकाफत में पहले तो गैर मुल्की असरात, हिंदुआना तहजीब के असरात इसमें हैं, अंग्रेज़ी तहजीब के असरात हैं, पुर्तगीज़ी आए, फ्रांसीसी आए, किस हद तक उनके असरात हैं। फिर मुसलमान फातिहीन जो आए, कुछ फ़ारसी बोलने वाले थे, कुछ तुर्की बोलने वाले थे, उनकी अपनी जगह पर असरात। उसके बाद फिर चारों सूबों की अपनी अपनी सकाफतें। तो मिलकर इन सब सकाफतों का जो अमेज़ा है, जिस तरह आपको मैं साथ से मिसाल दूँ, उर्दू ज़बान, ये कोई एक ज़बान तो है नहीं, ये मुख्तलिफ ज़बानों का अमेज़ा है। उर्दू लश्करी ज़बान को कहते थे, यानी लश्कर में बोली जाने वाली ज़बान, जिसमें बहुत सी ज़बानों के अल्फाज शामिल हैं। जिस तरह उर्दू बहुत सी ज़बानों से मिलकर बनी, इसी तरह जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी सकाफत की, तो उसमें भी बहुत सी कौमें, बहुत सी नस्लें, बहुत से कबीलों का अमल दखल है, जिसको हम कहेंगे मखलूत सकाफत। पाकिस्तानी सकाफत में ईरान है, वस्ती एशिया के सेंट्रल एशिया से लोग आए, तुरान से आए, अरब से आए, यूनान से आए, इराक से आए, ईरान से आए, और यूरोप के दीगर मुल्कों से लोग यहाँ आकर या तो आबाद हुए, रहे, शादियाँ की, यहीं के हो रहे, या यहाँ की तहजीब व सकाफत पर असर ज़रूर डाला। तो लिहाजा यहाँ की सकाफत को हम कहेंगे कि ये एक मखलूत सकाफत की नशोनुमा होती रही। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ सकाफतें मिली, जिसने एक नया रूप ढाल लिया, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तानी सकाफत। तो पाकिस्तानी सकाफत की पहली खासियत है कि ये मखलूत सकाफत। दूसरी बात देखिए, मजहबी हमांगी। पाकिस्तान में अक्सरियत का मजहब इस्लाम है, अक्सरियती है, तकरीबन 92 या 93% से ज़्यादा या मुसलमान आबाद हैं पाकिस्तान में। तो ये तो बात सीधी सी है कि क्योंकि मुसलमान आबाद हैं तो यहाँ की सकाफत पर इस्लाम का रंग ज़्यादा है।
बड़े सगीर में इस्लाम किसने फैलाया? बुजुर्गान दीन ने फैलाया। तो बुजुर्गान दीन की जो तहजीब थी, जो तरीका था जिंदगी गुजारने का, रहन सहन था, उसके असरात यहाँ की सकाफत पर हमें नजर आते हैं। इस्लाम हमें भाईचारे की तालीम देता है, मसावात का दर्स देता है, बराबरी का दर्स देता है। वही असरात हमें पाकिस्तान की सकाफत में नजर आते हैं। मजहबी हम आंगी है और रवादारी है। मजहबी हम आंगी क्या कि सब एक ही लड़ी में परोए हुए हैं, कुरान की लड़ी में और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ी में अक्सरियत। रवादारी बर्दाश्त का मादा है। सब एक दूसरे को तस्लीम करते हैं। एक दूसरे के अकायद में फ़र्क हो सकता है, मसलक में फ़र्क हो सकता है, लेकिन बहसीत मुसलमान हम सब भाई भाई हैं। मगर ये भी ज़हन में रहे, सिर्फ मुसलमान ही आबाद नहीं है, यहाँ अकलियतें भी हैं, पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ हैं। आपका जो हमारा पाकिस्तान का कौमी परचम है, उसका 1/4 हिस्सा सफ़ेद है, जो इस चीज़ की निशानदही करता है कि यहाँ अकलियतें भी आबाद हैं जिनको मुकम्मल मजहबी आज़ादी भी हासिल है और आईनी तहफ़्फ़ुज़, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी हासिल है। यानी पाकिस्तान के किसी भी ओहदे के लिए, सवाए सदर वज़ीर-ए-आज़म के, किसी भी ओहदे के लिए कोई भी गैर मुस्लिम अहल है। इसकी खूबसूरत मिसाल अभी चंद साल पहले की बात है, एक हिंदू भगवान दास वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने और पूरे पाकिस्तान में किसी एक शख्स ने भी ये नहीं कहा कि हिंदू को चीफ जस्टिस क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि मेरिट पर थे, बल्कि इस चीज़ की दाद दी गई, अप्रिशिएट किया गया कि वो जो जज साहब मेरिट पे आ रहे थे उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। पाकिस्तान के इब्तदाई दौर में बहुत से आर्मी के चीफ फौज के सिपह सालार भी गैर मुस्लिम रहे। तो यहाँ गैर मुस्लिमों को मुकम्मल हर तरह की आज़ादी है। सिखों के मुकद्दस मकामात हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान से सिख बिरादरी के लोग आते हैं और पाकिस्तान के इंतजामात की तारीफ करते हैं। पाकिस्तान में अक़लियतें भी कौमी धारे में शामिल हैं। मुल्क की तामीर और तरक्की में अक़लियतों का भी उतना ही किरदार है और अक़लियतें भी उतनी ही मुहब्बुल वतन है जितने कि यहाँ के मुसलमान। तो इस तरह से मुस्लिम अक्सरियत और गैर मुस्लिम अक़लियत मिलकर इस्लामी सकाफत का पाकिस्तानी सकाफत का एक रंग बनाती है। मजहबी हमांगी मुसलमानों में भी मौजूद है और हिंदू और मुसलमानों में, और या दीगर मज़ाहिब और मुसलमान ईसाई हैं, हिंदू हैं, बुद्ध मत के लोग हैं, पारसी हैं, पाकिस्तान में बात कराची में ज़्यादा हैं ये लोग। तो एक मुकम्मल हमांगी मौजूद है। मुसलमान अपनी मजहबी रसूमात जोश जज्बे से मनाते हैं और इसी तरह से गैर मुस्लिम अपने मजहबी त्यौहार जोश खरोश से मनाते हैं। उन्हें मुकम्मल आज़ादी है, किसी किस्म की पाबंदी या कदगन उन पर नहीं है। तो इस तरह से मजहबी हमांगी एक अहम अंसर है पाकिस्तानी सकाफत का। आगे बढ़िए, लिबास। सकाफत का एक अहम हिस्सा लिबास भी होता है। मैंने भी आपको अर्ज़ की कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, हर सूबे की तहजीब जुदा गाना है, रस्म व रिवाज जुदा गाना है, मौसम आबो हवा जुदा गाना है। तो बड़ी फितरी सी बात है कि फिर लिबास भी जुदा गाना है। यानी जो पंजाबी लिबास पहनते हैं सिंधियों का उससे थोड़ा मुख्तलिफ है, बलोचियों का उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है, पख्तूनों का उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है। मतनू वो लिबास यानी वैरायटी है, तनू है लिबास के अंदर। हर इलाके का लिबास रिवायात का अक्कास है। वहाँ की जो रिवायात है, मतलब सिंधी है तो सिंधी टोपी अजरक एक ख़ास निशानी है, बलोची हैं तो उनका एक मखसूस लिबास है, पंजाबी हैं तो वो एक अपना ख़ास तौर पे पग कह लें, दस्तार कह लें, देहातों में तहबंद या जिसको लुंगी आप कहते हैं वो भी इस्तेमाल होता है, कमीज शलवार भी यहाँ का लिबास। तो जो मकामी रिवायात हैं लिबास उनकी अक्कासी करता है। फिर कुछ मजहबी और मौसमी ज़रूरियात भी होती हैं। इस्लाम हुक्म देता है कि जिस्म के कौन से हिस्से आपको लाजमन छुपाने हैं मर्दों और औरतों को, तो लिबास उसी हिसाब से। मौसमी ज़रूरियात क्या है कि जो गर्म इलाके हैं, गर्म खित्ते हैं, उनका लिबास और तरह से है, बारीक है, नरम है। जो ठंडे इलाके हैं उनका लिबास और तरह से है। यानी बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है हमें पाकिस्तानी सकाफत में लिबास के हवाले से। फिर इस्लाम पर्दे का तकाजा करता है, ख़ासतौर पर ख़वातीन के हवाले से। तो लिबास में इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है बेपर्दगी ना हो, जिस्म के वो हिस्से
जिनको छुपाने का हुक्म है वो अया ना हो रहे हो, जाहिर ना हो रहे हो, लिबास इस तरह से बनाए जाते हैं। ये एक खास खासियत है पाकिस्तानी सकाफत में। फिर ख़वातीन की बात करें तो लिबास के मामले में मैं कहूँगा ज़्यादा चूजी होती हैं, सिलेक्टिव होती हैं। बंदे तो बेचारे जो कपड़े मिलते हैं पहन लेते हैं। ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला होता है जी मैचिंग। मैचिंग होनी चाहिए, उसमें वो खुद भी तंग होती हैं, घर वालों को भी बहुत तंग करती हैं। मर्द तो अगर आपके पास, मर्दों के पास 4 शर्टें, 4-5 शर्टें और 2-3 पैंटें वो गुजारा कर लेते हैं। ख़वातीन के मसाइल ज़रा और तरह के होते हैं, वो उस तरह की प्रॉपर मैचिंग होनी चाहिए। बहरहाल ये हमारी, मैं बुराई नहीं कर रहा, हमारी सकाफत की खूबसूरती है कि औरतों के बड़े खूबसूरत लिबास हुआ करते हैं। फिर ख़ास तौर पर अगर शादी की बात करें, शादी के मौके पे तो बड़े दूल्हा दुल्हन के तो लिबास होते हैं, दूल्हा दुल्हन की बहनों के, बाकी बरादरियों के बड़ा ख़ास एहतमाम किया जाता है। शादियों पे लिबास का खसूसी स्पेशल ड्रेसेस बनवाए जाते हैं जो पाकिस्तानी सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं। तो हम पाकिस्तानी सकाफत की बात करेंगे तो लिबास में बड़ा तनव्वुर हमें नज़र आता है। मुआशरती कदरों की वैल्यूज़ की बात करें, यानी सोशल वैल्यूज़, कदरें या इक़दार क्या होती हैं? रहन सहन का तरीका, रहन सहन के अलावा उसको कदरें कहते हैं। हमारे पाकिस्तानी सकाफत के कुछ मुआशरती कदरें हैं जिस पर सब अमल करते हैं। थोड़ा फ़र्क ज़रूर हो सकता है, इलाकों के हिसाब से इक़दार में फ़र्क हो सकता है, लेकिन कुछ इक़दार ऐसी हैं जो पाकिस्तान के तमाम इलाकों में मौजूद है। यानी आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको इक़दार नज़र आएंगी। उनमें क्या है, लोग सादा और पुरवकार ज़िंदगी गुजारते हैं। आमतौर पर शादी ब्याह तो और बात है, लेकिन आमतौर पर लिबास लोगों के, मर्दों के, ख़वातीन के सादा मगर पुरवकार होते हैं। यहाँ के लोगों में जज्बा है दूसरों की इमदाद करने का, दूसरों के काम आने का, ख़ास तौर पे मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आने का जज्बा। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें शुमाली इलाका जात की तरफ जाएं, जो हमारे पठान भाई हैं, वो ख़ास तौर पर, वैसे तो पूरा पाकिस्तान मेहमान नवाज है, लेकिन वो उनका मेहमान नवाजी में कोई सानी नहीं है। हमारी सकाफत की एक अहम कदर इज़्ज़त और एहतराम है। हम चाहते हैं कि हमारा इज़्ज़त एहतराम हो, इसके लिए हम दूसरों को भी इज़्ज़त एहतराम से पेश आते हैं। हमारे देहाती इलाकों में एक पंचायती निज़ाम भी है। लोगों में झगड़े होते रहते हैं तो बजाय अदालत जाने के, कचहरी जाने के, वकीलों की फीसें और पेशियाँ भुगतने के, पंचायती निज़ाम होता है। गांव के कुछ मोअज़्ज़ज़ लोग होते हैं जिस पर सब एतमाद करते हैं और सब उनका कहना भी मानते हैं, उसको पंचायत कहते हैं। पंचायत में 2 फरीक पेश होते हैं और लोग वहीं पे, जिसको आप कहते हैं एमिकेबली सेटलमेंट कर लेते हैं, बाहमी रजामंदी से फैसला कर लेते हैं। तो बड़ा कामयाब पंचायती निज़ाम हमारे यहाँ मौजूद है। हमारी सकाफत की एक अहम बात बाहम सलाह मशवरा भी है। हर काम में सलाह मशवरा किया जाता है, जो हमारी तहजीब, हमारी सकाफत का खास हिस्सा है। ये तो होगी अजीज तलबा मुआशरी कदरें। अब आ जाए ग़िज़ाओं की तरफ। पाकिस्तानी की खास खुश खुराक, ज़्यादा खाने वाले लोग हैं। बड़ी अजीब बात, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, तरक्की पजीर मुल्क है। इसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया के उन 10 टॉप कंट्रीज में शुमार होता है जहाँ चिकन बहुत ज़्यादा खाया जाता है। दुनिया के 10 ज़्यादा गोश्त खाने वाले ममालिक में पाकिस्तान का शुमार है। हालांकि पसमानदा मुल्क है, मुर्गी से तो हमें बड़ी रगबत है। आप देखें घर में अगर गोश्त है तो वो तो खैर गोश्त है ही है, गोश्त है। और आप बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें भी चावल होने चाहिए, चिकन होना चाहिए। अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसमें चिकन होना चाहिए, पकौड़े हैं तो उसमें भी चिकन होना चाहिए, पिज़्ज़ा है तो उसमें भी चिकन होना चाहिए, सैंडविच बर्गर बना रहे हैं तो उसमें भी चिकन होना चाहिए। चिकन हमारी कोई मिजाज का एक लाजमी हिस्सा बन के रह गया है। बहरहाल अशिया खुर्दनी, खाने पीने की अशिया में तनव्वुर है। वही बात हर सूबे की, क्योंकि अपनी अपनी रिवायत है, तनव्वुर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे पाकिस्तान में मुश्तरक भी हैं। पंजाब और सिंध में ज़्यादातर सब्जियां, दाल, गोश्त और चावल इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ की मरगूब ग़िज़ाएँ हैं। लेकिन अगर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ ज़्यादा गोश्त और फलों को फोकियत है। वहाँ ज़्यादा फल इस्तेमाल करते हैं, मेवा जात इस्तेमाल करते हैं, खुश्क मेवा जात इस्तेमाल करते हैं।
اور گوشت کی بات کریں تو میں نے دیکھا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں زیادہ بکرے کا گوشت، دمبے کا گوشت، اس طرح کا گوشت استعمال ہوتا ہے، لیکن پنجاب سندھ میں زیادہ چکن اور برائلر وغیرہ ہی استعمال ہوتا ہے، مگر بلوچستان خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ دمبے کا گوشت، بکرے کا گوشت، یہ اس طرح کی چیزیں وہاں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی جی غذائیں۔ چھٹے نمبر پہ آ جائیں پیج 97 پر رسم و رواج کی طرف۔ تو رسم و رواج کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: شادی کی رسومات، بچوں کی پیدائش کی رسومات، اموات کی رسومات اور اقلیتوں کی اپنی مخصوص رسومات۔ شادی کی بات کریں تو اسلام میں مقدس اسلامی فریضہ ہے، فرض کیا گیا ہے نکاح، تو یہ ایک اسلامی فریضے کے طور پر ہی اس کو انجام دیا جاتا ہے، یعنی رسم و رواج کے طور پہ نہیں، مذہبی فریضے کے طور پہ۔ جب شادی کے لیے بارات دلہن کے گھر جاتی ہے تو دلہن والے عام طور پر کھانا دیتے ہیں، اور اگلے دن دولہا کی جانب سے یا دولہا کے گھر والوں کی جانب سے پرتکلف ولیمے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں برادری، خاندان، دوست، احباب کو مدعو کیا جاتا ہے۔ ایک بری رسم بہرحال موجود ہے جو ہندوؤں سے ہمیں آئی، جہیز کی رسم۔ لالچ کیا جاتا ہے جہیز کا، اور غریب لوگوں کی بچیاں اس لیے گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ وہ جہیز نہیں دے سکتی۔ آپ عزیز طلبہ سب جانتے ہیں جہیز کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ ہماری ثقافت سے ہے، یہ ہندوانہ رنگ ہم پہ آ گیا۔ بہرحال اب قانون بن چکا ہے جہیز پر پابندی کا قانون، جس پہ سختی سے عمل درآمد کرایا جاتا ہے، مگر پھر بھی لوگ چوری چھپے شادی سے پہلے یا بعد میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کبھی رسم سے مکمل طور پر نجات حاصل کریں۔ جی یہ تو شادی کی رسومات ہیں۔ بچوں کی پیدائش پر ایک رسم ہے، عام طور پہ خود بچے کا باپ ہی اس کے کان میں اذان دیتا ہے۔ پھر مذہبی رسم کے طور پر عقیقہ کی رسم ادا کی جاتی ہے، یعنی بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، رشتہ دار عزیزوں کو بلایا جاتا ہے اور کھلایا جاتا ہے، بڑی خاص رسومات ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اس موقع پہ تحائف بھی پیش کیے جاتے ہیں، ایک خوشی کی بات سمجھی جاتی ہے۔ جس نے اس دنیا میں آنا ہے اسے دنیا میں جانا بھی ہے۔ اموات کی رسمیں، دکھ کی بات ہوتی ہے، عزیز و اقارب کا اجتماع ہوتا ہے، خاص طور پر جس کے گھر فوتگی ہوتی ہے، عام طور پر ہمارے رواج میں شامل ہے کہ 3 دن تک وہاں چولہا نہیں جلتا، کھانا نہیں پکتا، رشتہ داروں کی طرف سے، ہمسایوں کی طرف سے اہتمام کیا جاتا ہے کھانے کا، 3 دن بیٹھا جاتا ہے، آ کر ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ان کے دکھ میں شریک ہوا جاتا ہے۔ میت کو غسل کفن دینے کا انتظام عام طور پر عزیز رشتہ دار ہی کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں الگ سے قبرستان ہوتے ہیں جہاں تدفین کی جاتی ہے۔ عام طور پر ہمارے ایک رواج یہ ہے کہ فیملیوں نے جگہ مختص کی ہوتی ہیں، اور خواہش بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص وہاں دفن ہو جہاں پہلے سے اس کے ماں باپ یا عزیز و اقارب دفن ہیں، تو یہ سلسلہ بھی ہے۔ قبریں پکی کرنے کا رواج بھی ہمارے ہیں، جو اسلام میں تو بہرحال نہیں ہے، قبریں کچی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک عام رواج ہے قبریں پختہ کر کے اوپر تختیاں لگانے کا۔ پھر دوسرے یا تیسرے دن میت کے اصالِ ثواب کے لیے قرخانی کی جاتی ہے۔ پھر رشتہ دار عزیز اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور اس کا ثواب مرحوم کی روح کو بخشا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو چلے گئے، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے وارثان، واحد ایک چیز ہے خاص طور پہ اولاد کے حوالے سے کہ اگر اولاد مرحوم ماں باپ کے لیے دعا کی کرتی رہے تو اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا جاتا ہے۔ دیکھیں مرنے کے بعد عمل قطع ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، اب نیک اعمال میں اضافہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ نیک اولاد دعا کرتی رہے یا مرنے والے نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو اور اس کا ثواب اس کو مسلسل ملتا رہے۔ اس حوالے سے کل خانے کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ تو مسلمانوں کی رسمیں، اقلیتوں کی، ہندوؤں کی، عیسائیوں کی اپنی مخصوص رسمیں ہیں۔ ہندوؤں میں جیسا دیوالی ہے، عیسائیوں کے اپنے یہ کرسمس کا تہوار ہوتا ہے، وہ جوش و خروش سے مناتے ہیں، ان کو مکمل آزادی ہے، بلکہ بہت سی جگہ پہ مسلمان ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، سہولت کا کردار ادا کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی رسومات کو اچھے انداز سے احسن طور پر ادا کر سکیں۔ پولیس کی باقاعدہ سیکورٹی ہوتی ہے تاکہ کسی بھی بد نظمی یا ہنگامی صورتحال سے بچا جا سکے۔ جی یہ تو رسم و رواج۔ میلے عرس کی بات کریں، عرس جو بزرگان دین جنہوں نے اسلام پھیلایا ان کی تاریخ وفات عرس منائے جاتے ہیں۔ میلوں کا تعلق عام طور پر لوکل مقامی طور پہ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان غریب ملک ہے،
तो आमतौर पे फसलों की कटाई के बाद एक तो किसान फारिग होता है, फिर 4 पैसे भी आए होते हैं, तो उन दिनों में आमतौर पर मेलों का एहतमाम किया जाता है। देखिए देहातों में मार्केट्स तो होती नहीं, वहाँ के बच्चों को, खवातीन को ये मौका नहीं होता बाजार जाकर शॉपिंग कर सकें, तो फिर मेले क्या होते हैं, मेलों के मौके पर खुशी स्टॉल लगाए जाते हैं ताकि लोग मकामी तौर पर उनको सहूलत हासिल हो, शॉपिंग कर सकें। झूले होते हैं बच्चों के लिए, घूमने फिरने के तफरीह के इंतजामात होते हैं, खेल तमाशे होते हैं। मौत का कुआं एक खास आइटम हमारे यहाँ देहातों में शुमार किया जाता है, गोल कुआं की तरह से होता है, उसमें मोटरसाइकिल और गाड़ियां दौड़ाई जाती हैं। एक खास रस्म होती है हमारे मेलों में। उर्स की बात करें तो मुल्क भर में मेलों और उर्सों का एहतमाम होता है। ये मेले भी हमारी सकाफत की तर्जुमानी करते हैं, हमारे रस्म और रिवाज का ख्याल रखा जाता है। अभी आपको उर्स की फसलों की कटाई पर खास तौर पर मेलों का एहतमाम होता है। ये मेले गवर्नमेंट की तरफ से भी मुनक्कद किए जाते हैं, सरकारी तौर पर भी, और लोग अपने तौर पर भी, ज़ाती तौर पर भी मेलों का एहतमाम करते हैं, यानी मकामी मेले के। अहम मेले जो पाकिस्तान में होते हैं, हार्स एंड कैटल शो लाहौर में होता है, फोर्टिस स्टेडियम में। शिंदूर मेला होता है, ये पोलो का बहुत बड़ा खूबसूरत मेला होता है। सिब्बी में सालाना मेला होता है। वैसे तो बहुत से मेले होते हैं, ये ज़्यादा अहम की बात करूँ। अहम उर्स की बात करें तो लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श ज्वेलरी का उर्स बहुत दुनिया में शामिल होती है। फरीदुद्दीन शक्करगंज का उर्स मुल्तान में शाहरुखुद्दीन आलम है, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया हैं, उनका उर्स लाहौर में हज़रत माधुलाल रहमतुल्लाह अलैह, सारे बुजुर्गान दीन हैं, इनके उर्स होते हैं जिस पे मजहबी तकद्दुस का ख्याल रखा जाता है। ये अलग बात है कि उसमें उर्सों में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हो गई हैं जो इस्लामी सकाफत का हिस्सा नहीं थी। मतलब उर्स पे नाच गाने का प्रोग्राम और कुत्तों की लड़ाई और रीछों की लड़ाई, यकीनन इसका उर्स से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें चाहिए कि उर्सों में जो इस तरह की गैर इस्लामी बातें आ गई हैं उसको इसमें से निकाला जाए, उर्स खालिस्तान मजहबी त्यौहार के तौर पर ही मनाया जाए। जी, आगे बात करें खेलों की, तो पाकिस्तान में कुछ तो रिवायती खेल हैं, ट्रेडिशनल पुराने खेल, और कुछ जदीद खेल भी हैं। बड़ा नाम कमाया है पाकिस्तान में मुख्तलिफ खेलों में, आलमी शनाख्त बने हैं खेल। हॉकी का पाकिस्तान बहुत दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन रहा, स्क्वैश का भी बहुत ज़्यादा मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन रहा, क्रिकेट का भी एक वर्ल्ड चैम्पियन बना, स्नूकर का भी बहुत मरतबा पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन रहा। इस तरह बॉडी बिल्डिंग है, पहलवानी है, कुश्ती है, इसमें पाकिस्तान के बहुत से खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बड़े बड़े नाम आते हैं। देहातों में हमारे ख़ास तौर पर फ़न पहलवानी बहुत ज़्यादा है, वह पहलवान उतरते हैं, अखाड़े में उतरते हैं और अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं, बड़े ज़ौक़ शौक़ से पहलवानी के मुकाबले होते हैं। शुमाली इलाका जात की बात करें तो पोलो वहाँ का ख़ास खेल है, बाकायदा टूर्नामेंट और मेले होते हैं, लोग कसीर तादाद में शिरकत करते हैं। ये तो खेलें हो गई जी पाकिस्तान की। अब अगर फ़नून की बात करें, पाकिस्तान में मुख्तलिफ फ़नून है, इसमें फ़न तामीर आ जाता है, दस्तकारी आ जाता है, मुसव्वरी और ख़त्ताती आ जाता है। मुख्तलिफ सी बात कर लेते हैं। जदीद फ़न तामीर यानी वो इमारतें जो पाकिस्तान बनने के बाद बनी, जदीद इमारतें, उनमें हज़रत कायद-ए-आज़म का मज़ार है कराची में, फैसल मस्जिद है इस्लामाबाद में, मीनार पाकिस्तान है लाहौर में, हज़रत अल्लामा इकबाल का मज़ार लाहौर में, वाफ्ड हाउस है जी, अल्फला बिल्डिंग है। इसके अलावा भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बहुत सी जदीद इमारतें भी बनी हैं जो जिससे पाकिस्तानी सकाफत की भी तर्जुमानी होती है और वो इस्लामी सकाफत की गमाजी भी करती है। दस्तकारी की बात करें, दस्तकारी कहते हैं हैंडमेड, वो चीज़ें जो हाथ से बनाई जाती हैं, दस्त हाथ को कहते हैं। पाकिस्तान में मुनफरिद और छूती दस्तकारियों का काम हो रहा है। चिन्योट में, गुजरात में खासतौर पर लकड़ी का काम होता है, बड़ा बारीक नक्शो निगार का काम किया जाता है लकड़ी का। मुल्तान में बड़ी खूबसूरत बेडशीट्स बनती हैं। कमालिया का खद्दर पहनने का मोटा कपड़ा बड़ा मशहूर है। कश्मीर की शाल का कोई जवाब नहीं है। बहावलपुर में ख़ास तौर पे कढ़ाई का काम बड़ा उम्दा और नफीस होता है। टेक्सला में संगे मरमर की मसनूआत बहुत शानदार तरीके से बनाई जाती हैं। हैदराबाद की चूड़ियाँ और अजरक खास एक चादर वहाँ की बड़ी मशहूर है। वज़ीराबाद की छुरियाँ अपने सामने रखती, बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत
پائیدار مضبوط چھریاں. سیالکوٹ کی بات کریں تو بڑا مشہور ہے کھیلوں کے سامان کے حوالے سے. اور سرجری کا سامان بھی بنتا ہے, کھیلوں کا سامان بھی. یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت عرصہ تک سیالکوٹ کا بنا ہوا فٹ بال ورلڈ کپ میں استعمال ہوتا رہا ہے. اور اکثر ہی پاکستان کا سیالکوٹ کا بنایا فٹ بال ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان فٹ بال میں تو کوئی بہت نام نہیں بنا سکا فٹ بال کھیل میں, لیکن فٹ بال بنانے میں بہرحال پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے. جی, مصوری اور خطاطی کی بات کریں تو اس میں تو خاص انفرادیت ہے. پاکستان کو بڑے بڑے نام مصوری میں اور خطاطی میں سامنے آتے ہیں. جو انفرادیت ہے پاکستانی ثقافت نمایاں اس میں نظر آتی ہے. تاج الدین زرعی قلم, بہت بڑے خطاط. میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہا کرتا ہوں بیٹا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اردو لکھائی بہتر ہو تو انہی تاج الدین زرعی رقم کی ایک کتاب ہے مرقع زرعی, میم رے کاف این, مرقع زرعی. کنہوں نے لکھی؟ تاج الدین زرعی قلم نے لکھی. اس میں بڑے آسان طریقے سے خوش خطی کے اصولوں کو سمجھایا گیا ہے. اگر آپ وہ کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کی لکھائی بہت بہتر ہو سکتی ہے. جی, تو اس کا رہا تھا خطاطی میں تاج الدین زرعی قلم ہے, سید نفیس الحسینی رقم ہے, عبد المجید رقم ہے. بہت بڑے نام اگر بات کریں مصوری کے حوالے سے تو عبد الرحمن چغتائی, اور خاص طور پہ ساتکین کا نام مصوری کے حوالے سے, ابسٹریکٹ آرٹ کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے ساتکین کا اور چغتائی کا مصوری کے حوالے سے. اور باقی جو نام ہے یہ خطاطی کے حوالے سے. آخری بات جی, تہوار میلے ٹھیلے. یہاں کا کیونکہ اکثریتی مذہب اسلام ہے تو مختلف مذہبی تہوار بھی منائے جاتے ہیں. تمام مذاہب کے لوگ مناتے ہیں, ظاہر اکثریت اسلام کی ہے. خاص طور پہ ہمارے جو تہوار ہیں وہ مذہبی, معاشرتی اور ثقافتی تہوار ہوتے ہیں جس میں اسلام کی جھلک نظر آتی ہے. بحیثیت مسلمان تو عید الفطر ہے, عید الفطر, عید الاضحیٰ ہے, عید میلاد النبی ہے, شب معراج جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے, شب برات جب اعمال کا حساب کتاب ہوتا ہے, یوم عاشورہ یا عاشور جب حضرت امام حسین علی مقام تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی قربانی پیش کی تھی. تو یہ سب تہوار منائے جاتے ہیں مسلمانوں میں. لیکن مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی آباد ہیں, تو غیر مسلم اپنے مذہبی جوش و خروش کے مطابق اپنے تہواروں کو مناتے ہیں جس میں ان کو مکمل ہر طرح کی آزادی حاصل ہے. تو جی طلباء, یہ ہم نے دیکھا پاکستانی ثقافت کی اہم خصوصیات کیا ہیں, نمایاں خصوصیات کہاں ہیں. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی دوبارہ میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان کیونکہ اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا, یہاں کی ثقافت پر اسلامی رنگ بہت زیادہ حاوی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہاں اقلیتوں کو بھی مکمل آزادی ہے کہ اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق اپنی ثقافت کا اظہار کریں, لیکن مجموعی طور پر وہ پاکستانی ثقافت کا حصہ ہے, ہم سے جڑے ہوئے ہیں, ہم سے الگ نہیں. تو مسلمان اور غیر مسلموں کو ملا کر جو ایک مجموعی صورتحال سامنے نظر آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پاکستانی ثقافت. یہ ایک لیکچر تھا جنرل سا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق نمبر 6 باب نمبر 6 مکمل ہوتا ہے. آگے باب نمبر 7 میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. پروفیسر مشرف احمد کو اجازت دیجیے.